कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीवे स्पीकर सिस्टम, वूफर्स एंड ट्वीटर्स। सबसे पहले मल्टीवे स्पीकर सिस्टम में जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि मल्टीवे स्पीकर सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारे पास सिंगल लाउड स्पीकर अवेलेबल है और मल्टीवे स्पीकर का मतलब उसमें एक तरह से एक से ज़्यादा स्पीकर अवेलेबल है, लाउड स्पीकर अवेलेबल है। तो मल्टीवे स्पीकर की आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब सिंगल लाउड स्पीकर में ऐसा कौन सी प्रॉब्लम है जो मल्टीवे स्पीकर द्वारा सॉल्व हो सकती है, ये आज के लेक्चर में हम पहले देखेंगे। तो इसमें शुरुआत करते हैं। एक सिंगल लाउड स्पीकर जो है संपूर्ण ऑडियो रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज रेंज होती है ऑडियो रेंज, उसके लिए जो है एक फ्लैट रिस्पॉन्स प्रोवाइड नहीं कर सकता। फ्लैट रिस्पॉन्स का मतलब जो उसका आउटपुट या एक तरह से गेन समझ लीजिए, वो सारी फ्रिक्वेंसीज के लिए सेम नहीं होगा। फ्लैट रिस्पॉन्स मतलब एक सार अनुक्रिया नहीं होगी। फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स हमने देखा कि लो फ्रिक्वेंसी पर गेन कम हो जाता है, फ्रिक्वेंसी पे कम हो जाता है। आरसी कपल एम्पलीफायर हमने देखा था। और इस तरह से हमारे पास ये हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व है वो जो है पूरी तरह से फ्लैट नहीं आ पाता एक सिंगल लाउड स्पीकर के लिए। कहीं ना कहीं जो है गेन कम होता है, ठीक है, कभी लो फ्रिक्वेंसी पे तो कभी किसी पार्ट में हाई फ्रिक्वेंसी पे कम होता है। तो सारी फ्रिक्वेंसी के लिए गेन कांस्टेंट नहीं आता है, एक साथ नहीं आ सकता है। और हम यदि बहुत अच्छी फाइडेलिटी का एक रेंज भी देखें, हाई फाइडेलिटी रेंज वाले सिस्टम के लिए व्यवहारिक यदि हाई फाइडेलिटी रेंज है 40 हर्ट्ज से 15 किलोहर्ट्ज में भी जो फ्लैट रिस्पॉन्स प्रदान कर पाना एक लाउड स्पीकर द्वारा संभव नहीं हो पाता। मतलब सिंगल लाउड स्पीकर से जो है 40 हर्ट्ज से 15 किलोहर्ट्ज में भी फ्लैट रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। 20 हर्ट्ज और से 20 किलोहर्ट्ज तक की तो बात उसके आगे की है, क्योंकि 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज की रेंज ज़्यादा है, 40 हर्ट्ज से 15 किलोहर्ट्ज की रेंज कम है। इस कम रेंज में भी एक प्रैक्टिकल लाउड स्पीकर द्वारा जो है हाई फाई रेंज में भी जो है लाउड स्पीकर द्वारा एक जो फ्लैट रिस्पॉन्स है वो प्रोवाइड कर पाना संभव नहीं हो पाता है। तो ये हमने देखा कि जो है सिंगल लाउड स्पीकर से फ्लैट रिस्पॉन्स पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज में प्रोवाइड नहीं हो पाता है, ऑडियो रेंज की बात कर रहे हैं। तो खुले लाउड स्पीकर में प्रॉब्लम क्या आती है, उसमें एक रिवर्स फेज की बैक वेव आती है। रिवर्स फेज का मतलब उसमें जो है 180 डिग्री फेज शिफ्टेड होती है बैक वेव। हमने अभी इसमें देखा था जब हम इससे पहले टॉपिक बेफल एंड एनक्लोजर देख रहे थे कि कौन के पीछे की वेव्स आती हैं और कौन के आगे की वेव्स से मिलती हैं, और वो दोनों वेव्स 180 डिग्री फेज शिफ्टेड होती हैं। ये प्रॉब्लम निम्न आवृत्तियों पर ज़्यादा आती है। तो ये जो खुले लाउड स्पीकर है उसमें रिवर्स फेज की वाली जो बैक वेव्स हैं, इसकी जो प्रॉब्लम आ रही है वो लो फ्रिक्वेंसीज को कमज़ोर करती है। जबकि जो बंद लाउड स्पीकर में प्रॉब्लम क्या आती है, उसमें बॉक्स के अंदर की जो वायु है का जो कंप्लायंस है कैपेसिटी इफेक्ट, वो कौन सिस्टम में एक कंप्लायंस में श्रेणी में आकर लाउड स्पीकर की अनुनाद आवृत्ति को बढ़ा देता है। मतलब दो चीज़ें हमने देखी इसमें, जो सेंटेंस है उसका कहना ये है कि दो तरह के लाउड स्पीकर हमने देखे। खुले लाउड स्पीकर, उसमें प्रॉब्लम क्या थी, उसमें लो फ्रिक्वेंसीज का अटेन्यूएशन हो रहा था, ठीक है। और जो दूसरे टाइप के लाउड स्पीकर, बंद लाउड स्पीकर जिसको हमने एनक्लोजर में डाल दिया है ना, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसमें जो है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। और वो हमने कारण बहुत अच्छे से पहले लेक्चर में देखे भी थे कि खुले लाउड स्पीकर में रिवर्स फेज की जो बैक वेव्स हैं, मतलब जो कौन के पीछे की वेव्स आ रही हैं 180 डिग्री फेज शिफ्टेड है और आगे की वेव्स को जो है कमज़ोर करती हैं मिलके, ठीक है, लो फ्रिक्वेंसीज पर। और बंद में प्रॉब्लम क्या आती है, बंद में जो प्रॉब्लम आती है कि बॉक्स के अंदर जो एयर है उसका कंप्लायंस इफेक्ट होता है, कैपेसिटी इफेक्ट। वो कौन सिस्टम के अंदर भी कंप्लायंस है, दोनों सीरीज में आ जाती हैं और उससे लाउड स्पीकर की जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। इसको डिटेल में हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि खुले लाउड स्पीकर में भी प्रॉब्लम है और बंद लाउड स्पीकर में भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सिंगल लाउड स्पीकर में मतलब ये प्रॉब्लम्स हैं। अब हाई फ्रिक्वेंसी में क्या होगा, हाई फ्रिक्वेंसी में जो लॉस होता है वो डायफ्राम के कारण होता है। डायफ्राम और कौन सिस्टम के मास के कारण होता है। मास जो है वो एक तरह से इंडक्टिव इफेक्ट को शो करता है। तो लो फ्रिक्वेंसी पर ने देखा कि जो है खुले लाउड स्पीकर में प्रॉब्लम आती है और बंद लाउड स्पीकर में जो है वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देता है। और हाई फ्रिक्वेंसी में जो है वो डायफ्राम और कौन सिस्टम के मास अर्थात इंडक्टिव इफेक्ट के कारण लॉस होता है।
तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक सिंगल लाउड स्पीकर जो है सभी तरह की फ्रिक्वेंसीज पर, मतलब जो आपकी ऑडियो रेंज है पूरी 28 से 20 किलोहर्ट्ज़ है, उस पर एक सार आवृत्ति अनुक्रिया मतलब फ्लैट फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स प्रोवाइड नहीं कर पाता है। अतः एक सिंगल लाउड स्पीकर एक साथ सभी तरह की फ्रिक्वेंसीज पर एक सार मतलब फ्लैट आवर्ती अनुक्रिया मतलब फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स नहीं दे पाता है। तो ये हमने देख लिया कि कोई भी एक सिंगल लाउड स्पीकर है वो पूरी ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज में एक जैसा मतलब फ्लैट फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो फ्रिक्वेंसी रेंज की यदि बात करें तो दो टाइप की फ्रिक्वेंसी रेंज नॉर्मली होती है, बास और ट्रेबल। मतलब कोई भी एक सिंगल लाउड स्पीकर है वो जो है दोनों रेंज दोनों चीज़ें अच्छी प्रोवाइड नहीं कर पाता है। अच्छा बास मतलब गुड जो है लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, या फिर स्मूथ ट्रेबल मतलब हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा प्रोवाइड नहीं कर पाता एक साथ। ठीक है, या तो लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा हुआ या फिर उसका हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा हुआ, दोनों एक साथ अच्छे नहीं होते हैं। ये एक सिंगल लाउड स्पीकर से नहीं हो पाता है। ऐसा करना है तो हम जो है एक साथ लाउड स्पीकर हमें यूज़ करने पड़ेंगे जो अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज को अच्छे से कवर करते हों। ठीक है, तो इस समस्या के समाधान हेतु ऑडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम को 2 या 3 भाग में बांट लेंगे और प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग लाउड स्पीकर डिजाइन करेंगे। मतलब मान लो कि भाई लो फ्रिक्वेंसी के लिए ये वाला हमारा है और हाई फ्रिक्वेंसी के लिए ये वाला हमारा लाउड स्पीकर है जो इसके लिए अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, और उसी के हिसाब से वो डिज़ाइन किए गए हैं कि ये ऑडियो स्पेक्ट्रम को डिवाइड कर दिया जाता है। डिवाइड करके लाउड स्पीकर उस हिसाब से डिजाइन कर देते हैं कि इस पार्ट के लिए ये लाउड स्पीकर है और इस पार्ट के लिए लाउड स्पीकर रहेगा। तो इससे क्या होगा, प्रत्येक लाउड स्पीकर को जो है कम फ्रिक्वेंसी रेंज को ही कवर करना पड़ेगा। प्रत्येक लाउड स्पीकर को स्मॉल फ्रिक्वेंसी रेंज कवर करनी पड़ती है, और ये सिस्टम मल्टी स्पीकर सिस्टम कहलाता है। एक से ज़्यादा इसमें लाउड स्पीकर यूज हो रहे हैं ताकि पूरी ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज में फ्लैट फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स प्राप्त हो सके। तो इसमें 3 नाम लिए जाते हैं डिवाइसेस के। एक तरह से ये लाउड स्पीकर ही हैं जो अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज को कवर कर रहे हैं। एक तो होता है वूफर, एक ट्विटर, एक स्क्वेकर। वूफर जो है वो उस टाइप का लाउड स्पीकर है जो लो ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज को कवर करता है। ट्विटर वो लाउड स्पीकर के टाइप होते हैं जो हाई ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज को कवर करते हैं, और स्क्वेकर जो होते हैं वो कभी कभी यूज होते हैं, वो उस टाइप लाउड स्पीकर हैं जो मिड फ्रिक्वेंसी रेंज को कवर करते हैं। इनकी रेंज नॉर्मली जो होती है वो इसमें हमने बताई है। वूफर्स जो हैं नॉर्मली जो होते हैं वो 16 हर्ट्ज से 1 किलो हर्ट्ज के जो है बीच में फ्लैट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं, और इसीलिए इनको बोल रहे हैं लो ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज 16 हर्ट्ज से 1 किलो हर्ट्ज। ट्विटर्स 1 किलो हर्ट्ज के ऊपर वाले होते हैं जो 1 किलो हर्ट्ज के ऊपर की फ्रिक्वेंसी को कवर करते हैं, और स्क्वेकर जो है दोनों के मिल के हैं 500 हर्ट्ज से 5 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसीज को कवर करते हैं। और ये एक एग्जांपल दिखाया हुआ है इसमें कि वूफर्स और ट्विटर जो है या तो एक ही एनक्लोजर में रखे हुए हैं जो ए पार्ट में है, और दूसरा जो फिगर दिखाया है ये हमने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से राहुल वादा जी की बुक से लिया है डायग्राम। वूफर्स और ट्विटर जो है वो एक ही एनक्लोजर में रखे गए अलग अलग लाउड स्पीकर हो सकते हैं, या फिर ड्यूल कॉर्न लाउड स्पीकर के रूप में भी हो सकते हैं। पार्ट फिगर ए जो है वो उसमें वूफर ट्विटर एक ही एनक्लोजर में रखे हुए हैं, और जो दूसरी फिगर है बी उसमें क्या है, ड्यूअल कॉर्न लाउड स्पीकर के रूप में भी हमने वूफर ट्विटर को यूज करके दिखाया है। इसमें हमने ये पहले ही बता दिया कि ट्विटर जो हाई फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए यूज होते हैं उसका डायग्राम दिखाया हुआ है, और वूफर जो है वो बास फ्रिक्वेंसी रेंज मतलब लो फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए होते हैं। उनके पिक्चर्स डायग्राम इसमें सामने आपके इसमें दिखाए गए हैं। अब ये हमारा हो गया मल्टी स्पीकर या मल्टी वे स्पीकर सिस्टम की जानकारी हो गई। अब हम ये बात करते हैं कि क्रॉस ओवर नेटवर्क्स क्या होते हैं। एक्चुअली क्रॉस ओवर नेटवर्क्स की ज़रूरत क्या है वो पहले देखेंगे, उसके बाद क्रॉस ओवर नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं और क्या उसका डिज़ाइन होता है वो लास्ट में देखेंगे। तो स्टार्टिंग में देखते हैं क्रॉस ओवर नेटवर्क की ज़रूरत क्या है। तो अभी तक ने ये कहा कि मल्टी स्पीकर सिस्टम में क्या होता है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज को कवर करने के लिए 3 तरह के स्पीकर यूज कर रहे हैं, एक तो वूफर, ट्विटर और स्क्वेकर। हमने मल्टी स्पीकर सिस्टम में जो है 3 तरह के स्पीकर यूज किए हैं। तो कोई भी सिस्टम यदि हमें पूरी फ्रिक्वेंसी रेंज को कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है हमने मल्टी स्पीकर सिस्टम यूज़ किया है। तो बहुत ज़रूरी ये भी हो जाता है कि फ्लैट रिस्पॉन्स प्राप्त करना है, उसके लिए
मल्टी स्पीकर सिस्टम में यूज़ किया, तो इसके लिए आवश्यक ये हो जाता है कि हम इनकमिंग सिग्नल को भी अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज में बांट लें, अलग अलग आवृत्ति रेंज में बांट दिया जाए। उसका कारण क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि क्रॉसओवर नेटवर्क्स क्या होते हैं। हमने ये देख लिया कि इनकमिंग सिग्नल को अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज में बांटना जरूरी है, ठीक है। फ्लैट रिस्पॉन्स प्राप्त करने के लिए मल्टी स्पीकर सिस्टम यूज कर रहे हैं, और मल्टी स्पीकर सिस्टम यदि हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हमने अलग अलग रेंज के लिए अलग फ्रिक्वेंसी जो है रिस्पॉन्स प्राप्त, फ्लैट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स प्राप्त करने के लिए अलग अलग लाउड स्पीकर डिज़ाइन तो कर लिए हैं, लेकिन उन लाउड स्पीकर को वही फ्रिक्वेंसी रेंज मिले जो फ्रिक्वेंसी रेंज पर वो काम करते हैं, मतलब जिस फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए वो फ्लैट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं, उसके बाहर की फ्रिक्वेंसीज ना मिले, ठीक है। तो ऐसा जो सिस्टम है वही तरह से जो ऐसा काम करेगा, जो स्पेक्ट्रम को डिवाइड करेगा अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज में, उसको क्रॉसओवर नेटवर्क कहते हैं। एग्जाम में जो पॉइंट लिखेंगे क्रॉसओवर नेटवर्क की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, हालांकि नॉर्मली क्रॉसओवर नेटवर्क सिलेबस के पार्ट में जो है अलग से पेपर में नहीं आएगा, तो भी हमें मल्टी स्पीकर सिस्टम में यदि ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें ये मेंशन करना होगा, ठीक है। ऐसे नेटवर्क जो आने वाले ऑडियो सिग्नल को 2 या 3 भागों में विभाजित कर देते हैं, वूफर ट्विटर सिस्टम के लिए 2 भागों में, और वूफर स्क्वेकर ट्विटर सिस्टम के लिए 3 भागों में क्रॉसओवर नेटवर्क्स कहलाते हैं। ये जनरल डेफिनेशन है क्रॉसओवर नेटवर्क्स की, और कहीं कई बार इंटरव्यू में या फिर किसी एक एग्जाम में भी इसको किसी तरह घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है कि ऐसे नेटवर्क, क्रॉसओवर नेटवर्क कौन से नेटवर्क होते हैं भाई। एक तरह से हमने मल्टी स्पीकर सिस्टम में ये कहा था कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए अलग अलग लाउड स्पीकर डिजाइन किए गए हैं। अब हम ये चाहते हैं कि अलग अलग लाउड स्पीकर को वही फ्रिक्वेंसी रेंज का इनपुट सिग्नल मिले जिसको वो फ्लैट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने में सक्षम है, जिसके लिए, ठीक है। तो अब फ्लैट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जिस रेंज के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं उसी ही रेंज की फ्रिक्वेंसीज का इनपुट सिग्नल को मिले, तो इसके लिए स्पेक्ट्रम को डिवाइड करना जरूरी है। यदि हमें वूफर ट्विटर सिस्टम के लिए इनपुट को डिवाइड करना है तो वो हमारे पास 2 भाग में डिवाइड करेगा, और वूफर स्क्वेकर और ट्विटर सिस्टम के लिए हमें डिवाइड करना है 3 भाग में स्पेक्ट्रम को डिवाइड करेगा। तो ऐसे नेटवर्क जो आने वाले ऑडियो सिग्नल को 2 या 3 भागों में विभाजित कर देते हैं क्रॉसओवर नेटवर्क्स कहलाते हैं। क्रॉसओवर नेटवर्क यदि नहीं होते तो क्या होता है, एक तरह से हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि क्रॉसओवर नेटवर्क की जरूरत क्यों है। तो जरूरत तभी महसूस होगी तो हमें पता होगी यदि ये नहीं होते तो क्या होता, क्या प्रॉब्लम आती। क्रॉसओवर नेटवर्क्स की अनुपस्थिति में जो स्पीकर्स हैं भाई, वूफर है, ट्विटर है, स्पीकर है, उनको उनकी आवर्ती रेंज, ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज के बाहर के सिग्नल भी अनावश्यक रूप से प्राप्त होते हैं। मतलब उनकी आवर्ती रेंज का मतलब है कि उस फ्रिक्वेंसी रेंज की हम बात कर रहे हैं जिस पर वो फ्लैट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर पा रहा है। जैसे वूफर के लिए लो, ट्विटर के लिए हाई, और स्पीकर के लिए मिड फ्रिक्वेंसी रेंज है। तो इन फ्रिक्वेंसी रेंज के सिग्नल तो उनको मिलेंगे, इसके अलावा इनके बाहर के भी फ्रिक्वेंसी रेंज के सिग्नल उनको मिलेंगे। तो उससे होगा क्या, वो अननेसेसरी जो है मिल रहे हैं सिग्नल, उसकी वजह से ओवर रेटिंग हो जाएगी। इससे लाउड स्पीकर में जो है ओवर रेटिंग एक तरह से अधिक गर्म हो जाएगा कि प्रॉब्लम आने लगेगी, स्पीकर में आने लगती है, और आउटपुट में जो है एक तरह से डिस्टोर्शन उत्पन्न हो जाता है। इससे सिस्टम की एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। तो एक तरह से क्रॉसओवर नेटवर्क जो है वो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज किया जा रहा है, ताकि उस पर्टिकुलर लाउड स्पीकर को, किसी भी पर्टिकुलर लाउड स्पीकर को वही फ्रिक्वेंसी रेंज का इनपुट सिग्नल मिले जिस फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए वो फ्लैट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर सकता है। तो बेसिक क्रॉसओवर नेटवर्क जो है वो ये है। इसमें जो है 2 रेंज में जो है वो डिवाइड कर रहा है इनपुट सिग्नल को, एक वूफर के लिए, एक ट्विटर के लिए। ये पहले वाले जो इनपुट एक तरह हमारा आउटपुट एम्पलीफायर से आ रहा है, जिसको फाइनली हमें स्पीकर पे प्रोवाइड करना है, वो जो है ट्रांसफार्मर के थ्रू दिया गया है। उसके बाद आगे जो है हमने L1 इन सीरीज एंड C1 इन पैरेलल यूज किया है, और C1 के थ्रू आउटपुट जो है हमने वूफर को दिया है। ऐसे ही दूसरा पार्ट जो है वो C2 इन सीरीज एंड L2 इन पैरेलल यूज करके L2 के अक्रॉस जो आउटपुट है उसको ट्विटर पे दिया है, ठीक है। पहले वाला LC जो नेटवर्क है वो केवल बास फ्रिक्वेंसीज को पास करेगा, लो फ्रिक्वेंसीज को पास करेगा, और दूसरा जो वाला जो नेटवर्क है C2 L2 वाला, वो यह LC नेटवर्क केवल ट्रेबल मतलब हाई फ्रिक्वेंसी रेंज को पास करेगा। उसका कारण क्या है ये देख सकते हैं हम, इनको पॉइंट वाइज भी आपको बता रहे हैं इसमें।
लेकिन पहले हम नॉर्मली ये जानते हैं कि यदि LC नेटवर्क है और C यदि आउटपुट में है, C पर आउटपुट ले रहे हैं, तो वो लो फ्रिक्वेंसीज को जो है वो पास करेगा, और यदि L पर आउटपुट ले रहे हैं तो हाई फ्रिक्वेंसीज को पास करेगा। नॉर्मली होता क्या है, C की जो रिएक्टेंस होती है, धारतीय प्रतिघात होता है 1/2πfc होता है, मतलब F के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लो फ्रिक्वेंसी पर क्या होगा, 1/2πfc हाई हो जाएगा। हाई का मतलब जब वो ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो जो आउटपुट है वो सीधे सीधे पास हो जाएगा, और जो है करंट जो है सीधे आउटपुट में चली जाएगी, इसमें से कोई करंट नहीं जाएगी कैपेसिटर में से। लेकिन यदि इसे हाई फ्रिक्वेंसी पर देखें 1/2πfc को, तो इसमें जो है रिएक्टेंस कम हो जाएगी, मतलब शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। इसका मतलब जो L से आ रही, L1 से जो करंट आ रही है वो सीधे C1 में चली जाएगी, आउटपुट वूफर पे कुछ नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर ये केवल लो फ्रिक्वेंसी को पास करेगा, हाई को ब्लॉक कर देगा। ऐसे ही जस्ट अपोजिट C2L2 वाला नेटवर्क, जो नीचे वाला नेटवर्क है इस डायग्राम में, उसमें देख रहे हैं, तो L2 की जो रिएक्टेंस है वो 2πfL2 होगी, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी पर ज़्यादा होगी, और ये ओपन हो जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, और जो है सीधे सीधे करंट जो ट्विटर में चली जाएगी। और लो फ्रिक्वेंसी पर इसकी रिएक्टेंस 0 हो जाएगी, लगभग कम हो जाएगी, तो मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो करंट जो है शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करेगी, तो करंट जो है C2 से सीधे L2 चली जाएगी, आउटपुट में कोई करंट नहीं जाएगी, ठीक है। तो एक तरह से लो फ्रिक्वेंसी पर जो है ट्विटर पर कुछ नहीं जाएगा, और हाई फ्रिक्वेंसी ट्विटर को पास हो जाएंगी। तो इसी को यदि एग्जाम में पॉइंट वाइज ने, तो इस डायग्राम को बना के इसके आगे लिखा जाएगा कि बेसिक क्रॉसओवर नेटवर्क में हमने वूफर और ट्विटर का यूज किया है। वूफर की इनपुट पर एक लो पास फिल्टर दिया गया है, जिसमें L1 सीरीज में है और C1 शंट में है, वो हमने भी डायग्राम में देखा ही है। इससे लो फ्रिक्वेंसी पास होती है, मतलब बास फ्रिक्वेंसी पास होती है, और हाई फ्रिक्वेंसी ब्लॉक हो जाती है। ट्विटर की इनपुट पर एक हाई पास फिल्टर दिया गया है, जिसमें C2 सीरीज में है और L2 शंट में है। इससे हाई फ्रिक्वेंसी मतलब ट्रेबल पास होती हैं, एवं लो फ्रिक्वेंसीज ब्लॉक हो जाती हैं। तो जो हमने इसमें डायग्राम में समझाया है, वो समझने के लिए एग्जाम में जो है शॉर्ट में ये लिखना है पॉइंट वाइज, ठीक है। लेकिन यदि कोई डिटेल में किसी इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो हमने ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में 1/2πfc और 2πfl के फॉर्म में भी, मतलब इन चीज़ों को रिएक्टेंस के टर्म में डिटेल में भी आना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि C यदि आउटपुट में है तो वो केवल लो फ्रिक्वेंसीज को पास कर रहा है, और L पर आउटपुट ले रहे हैं तो वो केवल हाई फ्रिक्वेंसीज को पास क्यों कर रहा है आगे, ठीक है। इन फिल्टर्स में अब बात ये है कि हमें L और C की वैल्यूज भी दिखनी होंगी, L1 C1 L2 C2 की वैल्यू वो इस तरीके की होनी चाहिए कि जो वूफर जिन फ्रिक्वेंसीज पर फ्लैट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर पा रहा है, वो तो L1 C1 वाले सिस्टम में पास हो जाए, और जो ट्विटर जिनके लिए फ्लैट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है वो C2L2 वाले सिस्टम में पास हो जाए। मतलब एक तरह से जिन फ्रिक्वेंसी रेंज को जिस लाउड स्पीकर के इनपुट पे आना जाना चाहिए वो उसी पे जाएं, बाकी फ्रिक्वेंसीज उस पर ना जाएं। तो एक तरह से L और C की इस तरह होनी चाहिए। तो यदि पॉइंट वाइज लिखा जाए तो इन फिल्टर्स में L व C की वैल्यूज को इस तरह सेलेक्ट करते हैं, जिससे ये फिल्टर्स अपने अपने लाउड स्पीकर के लिए आवश्यक रेंज को ही पास करते हैं तथा शेष आवृत्तियों को रोक देते हैं। यहाँ हमने टर्म यूज किया LC फिल्टर के लिए फिल्टर्स, ठीक है, LC नेटवर्क के लिए फिल्टर, क्योंकि चलिए क्या कर रहे हैं, कुछ फ्रिक्वेंसीज को पास कर रहे हैं और कुछ डिजायर फ्रिक्वेंसी को ही पास कर रहे हैं, बाकी को ब्लॉक कर दे रहे हैं। तो ये फिल्टर का काम है, डिजायर फ्रिक्वेंसीज को पास करना और इसके अदर जो अनवांटेड फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक कर देना। तो ये L और C के लिए इस तरह से डिजाइन करेंगे ताकि अपने अपने लाउड स्पीकर के लिए जो डिजायर्ड फ्रिक्वेंसीज हैं, आवश्यक रेंज वाली फ्रिक्वेंसी, उन्हीं को पास करेंगे, बाकी को ब्लॉक कर देते हैं। अतः लाउड स्पीकर को अपनी रेंज के बाहर की जो अनावश्यक फ्रिक्वेंसीज हैं वो नहीं मिलती हैं, एवं सिस्टम की जो एफिशिएंसी रखता है वो बढ़ जाती है। ये क्रॉसओवर नेटवर्क का हमारा काम है। बाकी L और C की वैल्यू नॉर्मली जो है, हमने ये एक जो L और C की वैल्यू डिज़ाइन मतलब जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से इन फॉर्मूले से की जाए। तो आपके सामने लिखे हुए हैं, L की वैल्यू है RL√2/2πfc, C की वैल्यू 1/2πfc RL√2 है, जहाँ पर RL क्या है, लाउड स्पीकर की प्रतिबाधा है इम्पीडेंस ओम में, FC जो है वो क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में है। अब दो डायग्राम आपके सामने, एक डायग्राम तो ये है जो 3 वे स्पीकर सिस्टम के लिए, जो एक तरह से फ्रिक्वेंसी रेंज को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जब हमारे पास स्क्वायर भी है, ऊपर स्पीकर और ट्विटर। और ये जो हमारा है ये रेस्पॉन्स कर्व है, फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व है फॉर 3 वे स्पीकर सिस्टम। इसमें जो है हमारे पास
प्रत्येक ऑक्टेव में जो है 12 dB का अटेन्यूएशन देता है ये। इसमें आप ये डायग्राम जो है देख सकते हैं, 0, -6, -12 टाइप का है इसमें नीचे, 0, 6, 12 जो है, और -6, -12 ये जो है रेस्पॉन्स dB में फ्रीक्वेंसी है। और वूफर के लिए पहले क्या कर रहे हैं, वूफर के लिए लो फ्रिक्वेंसी पर हाई है, बाकी आगे घट रहा है। ऐसे ही ट्विटर के लिए लो फ्रिक्वेंसी पर कम है, हाई फ्रिक्वेंसी पर बढ़ रहा है ना। और लगभग कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तरफ बढ़ रहा है। और स्केकर में जो है मिड फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए जो है ये लगभग फ्लैट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर सकता है। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि जो हमारे पास मल्टीवे स्पीकर सिस्टम उसकी आवश्यकता क्यों थी, और क्रॉसओवर नेटवर्क्स की आवश्यकता क्यों थी, और मल्टीवे स्पीकर सिस्टम क्या होता है, क्रॉसओवर नेटवर्क सिस्टम क्या होता है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।